नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। हर्षवर्धन, राघवेंद्र, प्रिया, मार्शल, रितेश, मोहन, शाहरुख, मनीषा, मनोज, शुभम, नीतीश, रविंद्र, पंकेश, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शिस्तीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पंचायत और नगर पालिका। इस टॉपिक का नाम मैंने आपको संडे को ही बता दिया था, है ना? तो वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे और फटाफट सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप जो है टॉपिक का नाम यहाँ पे इसको कहते हैं स्थानीय सरकार। क्या कहते हैं बेटा? इसको स्थानीय सरकार कहा जाता है। आपके यहाँ पर तीन तरह की सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक बेटा जी लोकल गवर्नमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्थानीय सरकार यानी कि जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट में आपकी कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो भाई लोकल गवर्नमेंट में मैम हमारी दो प्रकार की सरकारें, जैसे हम अगर कह सकते हैं तो एक आपकी गांव में होती है और एक शहर में। जैसे आपको पता है कि एक है पंचायत, पंचायत को इंग्लिश में भी कहते हैं पंचायत ही, ठीक है, पंचायत। तो ये हो गया आपका। और दूसरा बेटा जी आप लिखेंगे नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी। और जब हम नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका की जब हम बात करते हैं तो पंचायत कहां पर होती है? गांव में, ठीक है, गांव में होती है। और नगर पालिका कहां पर होती है? तो मैम ये शहर में होती है। अब ये क्यों बनाई गई है यहां पर अलग अलग? तो आप सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करें कि अगर गांव का विकास करना है तो हमें पंचायत बनानी थी। तो ये कहा गया कि जब गांव में पंचायत बन रही है तो शहरों में भी विकास चाहिए भाई, तो उसके लिए फिर नगर पालिका बना दी गई। मतलब गांव के विकास में जो भूमिका निभाती है वो आपकी पंचायत होती है और जो शहरों में विकास का काम करती हैं वो नगर पालिकाएं होती हैं। तो ये लोकल स्तर पर बनती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट होती हैं, ये स्थानीय सरकारें होती हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पंचायत और नगर पालिका ये दोनों ही आपके राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय हैं ये, यानी कि ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जब कोई विषय स्टेट लिस्ट का होता है तो उस पर कानून कौन बनाता है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। आप मुझे ये बताएंगे कि जब कोई भी विषय स्टेट लिस्ट में आता है तो उसके लिए कानून कौन बनाता है? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। ध्यान रखना, पंचायत और नगर पालिका दोनों ही राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे आपसे बात करती हूँ तो जो आपकी पंचायत यानी कि जो स्थानीय सरकार होती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैम, यहाँ पे क्वेश्चन होगा राज्य सरकार, यहाँ पे क्वेश्चन होगा विधानमंडल। जिस बच्चे ने आंसर किया है कि राज्य की सरकारें या फिर विधानमंडल, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। गवर्नर और सीएम वाले बच्चे गलत हैं। आपका लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल कह सकते हो या राज्य सरकार कह सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था राज्य सूची पर कानून राज्य की सरकार, संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर कानून बनाती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? स्थानीय सरकार का जनक, स्थानीय सरकार का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट बेटा किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो आपको मैं बता दूं कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है रिपन को। मैम रिपन कौन था? तो ये एक अंग्रेज वायसराय था, अंग्रेज था, यानी इसी के समय पर स्थानीय सरकारों की शुरुआत हो गई थी,
ठीक है बच्चे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो स्थानीय सरकार होती है इनका उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछा गया है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेटा जी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, आप ये कह सकते हो कि मैम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि लोगों की भागीदारी को, जो निचले स्तर पर लोग होते हैं उनकी भी लोकतंत्र में भागीदारी को सुनिश्चित करना। कैसे? आप जानते हैं कि गांव सबसे निम्न इकाई होती है, सबसे लोअर यूनिट होती है, तो वहां के लोगों को भी लोकतंत्र का हिस्सा बनाना, यही इसका उद्देश्य है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये आपको ध्यान रखना है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बेटा बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे नहीं पता है कि किसी सब्जेक्ट की क्लास क्यों नहीं चली है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप टीचर से ही पूछें। ठीक है, मुझे नहीं पता है। और आगे चलिए, तो ये यहाँ पे क्या है, इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब बच्चे मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था डीपीएसपी में, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था डीपीएसपी में, आर्टिकल नंबर 40, और उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य की, मतलब वहां पे निर्देश दिया गया है, डायरेक्शंस दिए गए सरकारों को। और क्या डायरेक्शंस दिए गए कि आपको करना है पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन करना चाहिए। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स, फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स, पंचायतों का गठन करना चाहिए। ठीक है, ये आपका किसको डायरेक्शंस दिए गए थे, तो आप कहोगे मैम सरकार को। तो जब सरकार ने यहाँ पे देखा कि भैया हमें डीपीएसपी में डायरेक्शंस दिए गए हैं, हमें निर्देश दिए गए हैं कि गांव का विकास करना है तो पंचायत का गठन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सरकार ने इस चीज पर विचार विमर्श शुरू किया। और जब सरकार ने विचार विमर्श शुरू किया तो भाई उसने समितियां बनानी शुरू करी, और समितियां बनानी शुरू करी तो उसमें सबसे पहली समिति उसने बनाई थी बलवंत राय मेहता समिति। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपकी पंचायतों का शिल्पी किसे कहते हैं, तो वो आपके बलवंत राय मेहता समिति को कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे, यहां से अब मैं जब आगे बढ़ रही हूं तो आप यहां पे ध्यान से सुनेंगे कि भैया सबसे पहले सरकार ने ये विचार करने के लिए पंचायतों का गठन किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए बनाई थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और बेटा जी आपको मैं बता दूं, समिति को इंग्लिश में कहते हैं कमेटी। ठीक है, और इस समिति का जो गठन किया गया था, ये जो फॉर्म्ड की गई थी, ये की गई थी 1957 में। 1957 में इसका गठन हुआ था। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो बेटा जी आप कहेंगे कि मैम बलवंत राय मेहता जी थे। इसीलिए इस कमेटी का नाम बलवंत राय मेहता रखा गया था, बलवंत राय मेहता जी, यही इसके चेयरमैन थे। और इन्होंने क्या किया कि इस कमेटी ने, बेटा इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई सुनिए, आपको 3 स्तर पर पंचायतों का गठन करना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन। Formed of 3-tier panchayats, formed of 3-tier panchayats, 3-tier panchayats यानी 3 स्तरों पर आपको पंचायत बनानी चाहिए। ये किसने कहा, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भैया आपको क्या करना चाहिए, आपको पंचायतों का गठन करना चाहिए। कितने स्तरों पर, 3 स्तरों पर। तो इनसे पूछा गया भैया वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इन्होंने कहा
कि आप जो है ग्राम स्तर यानी विलेज लेवल पर बनाओ ग्राम पंचायत। विलेज लेवल, सबसे नीचे ग्राम होता है तो यहां बनाओ ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे। उसके बाद इसने कहा कि भाई उसके बाद आता है खंड, इसको आप कहते हैं खंड या ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर। मध्यवर्ती स्तर इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया दूसरा लेवल रहेगा ब्लॉक का। और ब्लॉक में अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे कि ब्लॉक में इन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल पे बनाओ, और फिर इन्होंने कहा कि भैया जिला स्तर पर बनाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप जो है पंचायत बनाओ। तो इन्होंने 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन करने की बात कही। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। और मैं आपको बेटा ये भी बता दूं कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, इस समिति की ये जो बात थी इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्टेड। आप कहेंगे कि मैम इसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरकार ने कहा कि हम आपकी रिपोर्ट से सहमत हैं और हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और सरकार ने जब इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद आप लिखेंगे पंचायत की शुरुआत, पंचायत की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव, गांव कौन सा था, बगदरी, तो पंचायतों की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अब मुझे ये बताओ कि 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो आप कहोगे मैम गांधी जी का बर्थडे। तो गांधी जी का ही ये विचार था कि गांवों के विकास के लिए पंचायतों का होना जरूरी है। तो पंचायत की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनेगा, किसने पंचायतों को 3 स्तर पर गठित करने की बात की, तो बलवंत राय मेहता समिति जी ने, बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक है, कौन से 3 स्तर थे, मैम ग्राम स्तर, मैम ब्लॉक स्तर, मैम आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर। और जब इनकी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि पंचायतों की शुरुआत कहां से हुई थी, तो पंचायतों की शुरुआत मैम राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव से हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर को। किसने की थी, तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब इनकी रिपोर्ट को स्वीकार करके पंचायतों की शुरुआत हो चुकी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि समय समय पर इसमें सुधार के लिए, समय समय पर पंचायतों में और भी चीजों को जोड़ने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। जैसे बलवंत राय मेहता समिति के बाद बेटा एक और समिति गठित की गई जिसे हम कहते हैं अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट लिखिएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसके जो चेयरमैन हैं वो अशोक मेहता जी ही थे, इसीलिए इसका नाम है अशोक मेहता समिति। और इस समिति का जो गठन किया गया वो किया गया था 1977 में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, इसने कहा कि भैया 2 स्तरीय पंचायतों का गठन करो, 2 स्तरीय पंचायतों का गठन। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा कि किसने कहा कि भैया 2 स्तरों पर पंचायतों का गठन करो, तो फॉर्म्ड 2 टायर पंचायत्स, फॉर्म ऑफ 2 टायर पंचायत्स। अब आप कहोगे कि इन्होंने 2 स्तरों पर कौन से 2 स्तर कहे थे, ध्यान रखिएगा कि इनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि ऑलरेडी सरकार जो है
वो आपके 3 स्तरों पर प्यारे बच्चे यहां से क्या कर चुकी थी, पंचायतों का गठन कर चुकी थी, और इन्होंने 2 स्तरों की बात की थी तो इनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि आपको 2 स्तरों पर बनाना चाहिए, फर्स्ट मंडल स्तर पर, और दूसरा इन्होंने कहा कि भैया जिला स्तर पर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और इन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला है उसको स्ट्रांग बनाओ, उसको मजबूत बनाओ। तो इनकी रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, आप कहेंगे कि मैम इनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इनकी रिपोर्ट को मानने से सरकार ने मना कर दिया कि नहीं भाई, 3 स्तरों पर हम कर चुके हैं, 2 स्तरों पर हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा नेक्स्ट कमेटी बनी, और नेक्स्ट कमेटी कौन सी बनी, आप कहोगे इसके बाद बनी डॉक्टर जीवी के राव समिति। डॉक्टर जी.वी. के राव समिति, और इस समिति का गठन हुआ था 1985 में। कब फॉर्म्ड की गई थी ये, 1985। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भैया SC, ST और जो फीमेल हैं, फीमेल यानी कि जो महिलाएं हैं, SC, ST यानी और फीमेल यानी कि महिलाएं, आपको देना चाहिए इन लोगों को, कहा कि इन सभी को पंचायत में आरक्षण, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण कि रिजर्वेशन भी देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए इन वीकर सेक्शंस को। किसने कहा, तो आप कहोगे कि मैम डॉक्टर जीवी के राव समिति ने को पंचायत में आरक्षण देना चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंडेशन किसने की है, ये सिफारिश किसने की है, मैम डॉक्टर जीवी के राव समिति ने। इन्होंने कहा कि भैया आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले तो रिजर्वेशन देना है। इनकी बात पे कहा कि चलो ठीक है भाई, देखेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक और कमेटी बन गई, 2 कमेटी और हैं, वही पढ़नी है। उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति ये बनी। ठीक है, डॉक्टर LM सिंघवी समिति। और एक और लिखना, यहां पर आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर LM सिंघवी समिति बनी, और एक बनी थी PK थुंगन समिति। दोनों को एक साथ क्यों लिख रही हूं, बता रही हूं भी। PK थुंगन समिति, अब इनका गठन तो अलग अलग समय पर हुआ था। जैसे आपकी डॉक्टर LM सिंघवी समिति बनी थी, इसका गठन हुआ था 1986 में। ठीक है, और इसका गठन हुआ था बेटा 1988 में। लेकिन इन दोनों समिति ने एक ही बात कही, इन दोनों ने कहा कि सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप पहले पंचायतों को संविधान में जगह दो। तो इन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत्स। इन्होंने कहा कि भैया पहले इन्हें संवैधानिक बनाओ, इन्हें संविधान में जगह दो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत्स। इन दोनों समितियों ने एक ही बात कही कि पहले इनका संवैधानिक बनना जरूरी है, पहले इनका कॉन्स्टिट्यूशनल बनना जरूरी है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बनेंगी, जब ये संवैधानिक बनेंगी, तब जाकर यहां पर इनकी वैल्यू हो पाएगी। सरकार ने कहा ऐसी बात है, इन्होंने कहा हां जी ऐसी ही बात है। जब तक आप इन्हें संविधान में दर्जा नहीं दोगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको पहले इन्हें संवैधानिक बनाना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना होगा, तब जाकर लोग इनकी वैल्यू करेंगे। सरकार बोली अच्छा, हाँ, ये बोले हां जी। सरकार बोली अच्छा, ये बोले हां जी, आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, रिपोर्ट दी थी इसने 1989 में, रिपोर्ट आई थी इसकी 1989 में, गठन नहीं हुआ था, रिपोर्ट आई थी, रोहित। ठीक है,
अब यहां पे सरकार विचार करने लगी कि भाई अगर इसका मतलब जब तक हम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने कहा, समिति ने, बिल्कुल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देनी है पहले। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप देखेंगे यहां पर कि अब चर्चा शुरू होगी संवैधानिक दर्जा पर। तो आपको मैं बता दूं इसके लिए क्या किया जाएगा, एक लाया जाएगा 73वां संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक (1992) 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1992 ये लाया जाएगा। और ये जब लाया जाएगा, इस समय आपके देश के प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये आपके देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं। जब प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पीएम पीवी नरसिम्हा राव हैं तब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए एफर्ट्स लगाए जाएंगे, प्रयास किया जाएगा। तो आप यहां पे ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब ये बिल आया तो आपको पता है कि कोई भी बिल जब आता है तो वो लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है। 64वां संविधान संशोधन बिल तो पास ही नहीं हुआ था गौरव, उसको लेकर आए थे राजीव गांधी जी। ठीक है, उतना टफ वहां पे आपका आएगा नहीं, उस लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछेगा नहीं। पहला प्रयास राजीव गांधी जी ने किया था लेकिन वो बिल पास ही नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि जब ये बिल लाया गया है तो आपको मैं बता दूं कि इस बिल को सबसे पहले लोकसभा से पास किया गया, यानी लोकसभा ने इसे पास किया, पारित किया। कब किया था तो आप कहेंगे 22 दिसंबर 1992 को ये बिल लोकसभा से पास हुआ। तो मैम इसका राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है? जी हाँ। फिर ये राज्यसभा में गया और यहां से ये पास हुआ 23 दिसंबर 1992 को, ये पास हो गया। फिर बेटा जी किसने सिग्नेचर किए होंगे? तो मैम जाहिर सी बात है कि अभी तो ये केवल इन 2 हाउस से पास हुआ है। फिर मैम ये बिल गया सिग्नेचर के लिए। बताओ सिग्नेचर के लिए किसके पास गया होगा? हस्ताक्षर के लिए गया, सिग्नेचर के लिए गया। और सिग्नेचर कौन करेगा? तो मैम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति करेंगे। और इस समय आपके देश के राष्ट्रपति कौन थे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि इस समय आपके देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे कि इस समय पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे शंकर दयाल शर्मा जी। कौन थे बेटा जी? शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी। और इन्होंने क्या किया? मैम इन्होंने, शंकर दयाल शर्मा जी ने इस बिल को किया साइन, यानी सिग्नेचर किया। लेकिन कब? तो सिग्नेचर इन्होंने किया 20 अप्रैल 1993 यानी 1993 को। और जैसे ही इन्होंने सिग्नेचर किया तो ये क्या बन गया? ये मैम एक्ट बन गया, ये अधिनियम बन गया, ये कानून बन गया। ठीक है, एक्ट को क्या कहते हैं? अधिनियम। कानून बन गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था आफ्टर सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ही कोई बिल एक्ट बनता है। और जब इन्होंने सिग्नेचर किया उसके बाद बेटा 24 अप्रैल 1993 क्या हो गया? यह अधिनियम लागू हो गया। दिस एक्ट एग्जीक्यूट, यह अधिनियम क्या हो गया? लागू, यानी कि एग्जीक्यूट। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ आपकी पंचायतों को संविधान में दर्जा मिल गया, आपकी पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। और बेटा जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला
ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तो आपकी जो पंचायत हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या भाग 9 में उनको जगह दी गई, भाग 9 में। ठीक है, आर्टिकल बच्चे 243 से लेकर 243 का कैपिटल ओ, ये जीरो नहीं है, कैपिटल ओ। कैपिटल क्यों मैम? क्योंकि बाय द अमेंडमेंट ऐड किया गया है, क्योंकि मैम संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक इनको यहां पर जो है आपका जो है जगह दी गई। और आपको मैंने पढ़ाया है कि पंचायत के लिए आपके संविधान में 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, यानी कि 11th शेड्यूल। और इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से आपकी पंचायतें संवैधानिक बन गई। उस समय पीएम कौन था? ऊपर देखो जरा, लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तभी होगा ना बेटा। ठीक है, तो 29 सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल में ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। तो ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। फिर क्या नगर पालिकाओं को भी मिला? नगर पालिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, बिल्कुल मिला। नगर पालिकाओं के लिए आपका 73rd की जगह 74 नंबर का बिल आएगा। दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगी मैं, तो आपको फोकस करना होगा। ठीक है, फोकस करना होगा। तो अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं नगर पालिका को लेकर, नगर पालिका को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि पंचायत तो हमने पढ़ लिया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, हम नगर पालिका यानी जो म्युनिसिपैलिटी है, क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला? बिल्कुल मिला। इनको भी संविधान में जगह मिली और इसके लिए आया 74वां संविधान संशोधन विधेयक, 74वां संविधान संशोधन विधेयक। (1992) ठीक है, और यहां लिखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, (1992). इसके लिए ये जो बिल है, यहां पे पीएम कौन थे? सेम पीवी नरसिम्हा राव, सेम थे आपके पीएम। ठीक है, अब ये बिल भी आपका पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर बेटा जी राज्यसभा से पास हुआ, इन दोनों से पास हुआ। यहां से सेम डेट 22 दिसंबर 1992। यहां से भी पंचायत का जिस दिन पास हुआ, सेम म्युनिसिपैलिटी का 23 दिसंबर 1992। फिर गया ये सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ये थे। ठीक है, इन्होंने इस बिल को भी साइन कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर जब ये सिग्नेचर होने के लिए गया तो इस पर भी सेम डे साइन किया गया। और साइन किस दिन किया गया? तो मैम इन्होंने साइन किया 20 अप्रैल 1993 को। और उसके बाद बेटा ये आपका एग्जीक्यूट हुआ, लागू हुआ 1 जून 1993, 1 जून 1993। और इनको फिर आपके संविधान के पार्ट या भाग 9 के ए में रखा गया। और बेटा जी आर्टिकल 243 के पी से लेकर
243 के जेड जी तक, ठीक है। और इसके लिए 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची आपके संविधान में जोड़ी गई थी, और इस शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स, 18 विषय रखे गए हैं। तो इस तरीके से आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बन गई थी, दोनों ही बन गई थी। कुछ बच्चे तो ऐसे हवा में रहते हैं कि मैम बस इतना ही पढ़ना है, जैसे मैंने ये बोल दिया हो कि भैया तुम्हारा सिलेबस खत्म, अब तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी तो ये चलेगा, अभी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बता रही हूं, फैक्ट बता रही हूं कि पंचायत के लिए कितने विषय है, म्युनिसिपैलिटी के लिए कितने विषय है, पंचायत किस पार्ट में है, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, जेड जी क्या है, आर्टिकल है जेड जी, विशाल यादव, ये अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं, इसलिए कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे, इसीलिए कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे। हाँ निशांत, आ रही हूं बेटा, अभी रुक जाओ, आ रही हूं। आपके भी जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर भी मैं देने वाली हूं, अब ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद किस राज्य से लागू किया गया, किस राज्य से लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे और ये पूछने वाले नाम ऊपर चला गया है ना। तो आप कहेंगे किस राज्य से लागू किया गया, तो बेटा ये जो आपका लागू किया गया, ये एग्जीक्यूट किया गया बच्चा, तब ये किया गया था मध्य प्रदेश से, लेकिन बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस राजस्थान से, लेकिन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मध्य प्रदेश से। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा पूछ रहा है अनुसूची कब जुड़ी थी, अनुसूचियां पढ़िए जाकर, 73वां 74वां वहां पर भी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पंचायत में, आंध्र प्रदेश में, इसके बाद रोहित, पहले मध्य प्रदेश में उसके बाद आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश और नेक्स्ट था फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फर्स्ट नहीं होगा, मध्य प्रदेश फर्स्ट होगा, प्लीज चेक करें, ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश। अब देखिए आर्टिकल 243 का ए, इसमें क्या है, इसमें है मैम ग्राम सभा, ग्राम सभा। अब ये क्या होती है, ग्राम सभा किसे कहते हैं, तो बेटा जी ये ग्राम सभा ही तो पंचायत बनाती है, लेकिन मैम ग्राम सभा किसे कहते हैं, हमें ये तो पता है कि ग्राम सभा होती है, लेकिन ग्राम सभा क्या होती है ये नहीं जानते हम। तो आपको बच्चे यहां पर ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्राम सभा, जैसे मैं आपको बताती हूं, पहले मैं इसको लिखवा देती हूं, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली क्या होता है मैम, इलेक्टोरल लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट होता है बेटा।
ठीक है, तो आप कहेंगे इलेक्टोरल लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में, अभी मैं समझाऊंगी, अभी केवल मैं लिखवा रही हूं, समझाना शुरू नहीं किया है, इसलिए परेशान नहीं होंगे। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, उसी को आप कहते हैं ग्राम सभा। अब मैम ये क्या होता है, प्लीज आप हमें बताइए। तो देखो बेटा जी, जैसे आप मानकर चलिए कि आपकी जो ग्राम सभा होती है, जैसे मानिए कि बच्चा ये एक गांव है, ठीक है, ये क्या है मैम, ये एक गांव है, ठीक। इस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, ये सब लोग रहते हैं। अब इन लोगों में आपके कौन कौन हो सकते हैं मैम, यहां पर मेल होंगे, यहां पर फीमेल होंगी, यहां पर बच्चे भी होंगे, यहां पर बुजुर्ग भी होंगे, सब तरह के लोग यहां पर कुल मिलाकर होंगे एक गांव में। और मैं आपको बता दूं कि एक गांव, दो गांव अगर छोटे छोटे हैं, तीन गांव छोटे छोटे हैं, तो उनसे भी क्या बन सकता है, उनसे भी आपकी एक पंचायत बन सकती है। थोड़ा पेशेंस रखें और समझें, क्योंकि आप रट लेते हैं कि इसमें ग्राम सभा है, बट आपको ये नहीं पता होता कि ग्राम सभा होता क्या है। तो अब ये गांव है, गांव में कौन रहते हैं, लोग। तो आपको मैंने बताया था कि इलेक्टोरल लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं जिनकी एज 18 या 18 वर्ष से ज्यादा होती है, जिनकी एज 18 या 18 वर्ष से ज्यादा होती है। तो अब गांव में बच्चे हैं, मतलब ये 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं, क्योंकि 18 प्लस होते ही तो हम युवा कहने लगते हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैम इस गांव में जिन लोगों की एज 18 या 18 वर्ष से अधिक है, 18 या 18 वर्ष से अधिक है, तो इस गांव में जिन लोगों की एज 18 या 18 वर्ष से ज्यादा है और उनका नाम इस इलेक्टोरल लिस्ट में है, तो उन सभी को मिलाकर ग्राम सभा कहते हैं। क्या बच्चे ग्राम सभा में आएंगे, या फिर ऐसे लोग ग्राम सभा का हिस्सा होंगे जिसका नाम इस लिस्ट में ही नहीं है, बताइए जल्दी से। तो ग्राम सभा क्या होती है मैम, ऐसे लोग जिनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होता है, जो पंचायत के इलेक्शन में इलेक्टोरल लिस्ट में जब नाम होगा तभी वो वोट दे पाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, यहां तक बात समझ में आई हो तो बेटा एक बार थम्स अप करो कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो मैम जिन लोगों के नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होंगे, जो पंचायत के इलेक्शन में वोट देंगे, उसी को मिलाकर हम कहते हैं ग्राम सभा, और यही ग्राम सभा पंचायत पर नजर रखती है। ठीक है, फिर आइए आर्टिकल 243 का बी, टू 243 का बी, पंचायतों का गठन कैसे होता है, पंचायतें कैसे बनती हैं, कैसे इनका गठन होता है। फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स, फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स। 18 वर्ष का होना काफी नहीं है, 18 वर्ष के साथ में आपका इस इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अगर नाम नहीं है तो भले ही आप 18 वर्ष के हैं या उससे ज्यादा के हैं, तब भी आप ग्राम सभा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब आता है दूसरा 243 का बी, की पंचायतों का गठन। तो प्यारे बच्चे देखो, पंचायतों का गठन मैंने आपको बताया था, एक तो होता है ग्राम स्तर पर, दूसरा होता है ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर कह लो, मध्य स्तर कह लो, खंड स्तर कह लो, और एक होता है जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन 3 स्तरों पर होता है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर या आपका क्षेत्र पंचायत,
और बेटा जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इन 3 स्तरों पर आपके यहाँ पंचायतों का गठन किया जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत। मैडम जो 18 से कम है वो ग्राम सभा में नहीं आएंगे, नहीं आ सकते अजय, क्योंकि ग्राम सभा मतलब जो पंचायत के इलेक्शन में वोट करने के लिए कैपेबल होते हैं, योग्य होते हैं, और आपको पता है कि वोटिंग एज 18 है। जो वोट कर सकते हैं वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं, जो वोट नहीं करते वो ग्राम सभा में नहीं आते। और मैं आपको बता दूं 2 या 2 से अधिक गांव की भी एक पंचायत हो सकती है, क्योंकि छोटे छोटे जब गांव होते हैं तो उनकी मिलाकर एक पंचायत होती है। तो ये आपका 3 स्तर पर पंचायतों का गठन होता है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स, पंचायतों की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243 का सी, पंचायतों की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स कैसा होता है? तो आपको मैं बता दूं कि पंचायत्स में जितने भी स्थान होते हैं, पंचायत्स में जितनी भी सीटें होती हैं, सब डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू फुलफिल की जाती हैं। ठीक है। पंचायतों की संरचना लिखिएगा, सभी स्थान यानी ऑल सीट्स, सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। भरे जाएंगे मतलब फुलफिल। फुलफिल जितनी भी सीट्स होंगी पंचायत में, सबके कैसे इलेक्शंस होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और आप जानते हैं कि पंचायत के इलेक्शन में भी क्या किया जाता है? वोट दिया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो पंचायत के कैसे इलेक्शंस होते हैं? मैम डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। सभी स्थान डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं। ऑल सीट्स ऑफ पंचायत फुलफिल द डायरेक्ट इलेक्शंस, फुलफिल बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस। सभी स्थान कैसे भरे जाते हैं? मैम हम कहेंगे कि सभी स्थान जो भरे जाते हैं वो हमारे भरे जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा। अब आता है आर्टिकल 243 का डी, और इसमें क्या है? तो इसमें आप कहोगे कि इसमें मैम पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत्स, रिजर्वेशन इन पंचायत्स। तो आप कहोगे किस किस को है? एससी, एसटी और फीमेल्स। फीमेल्स के लिए बेटा 1/3 यानी 33% सीटें रिजर्व्ड हैं। और एससी एसटी को जो रिजर्वेशन मिलता है, इनको जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है इनकी जनसंख्या के आधार पर। इनको आरक्षण कैसे मिलता है? जनसंख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। क्योंकि भैया कहीं पर एससी हैं,
और एसटी भी हैं, दोनों हैं, लेकिन कहीं पर एससी, कहीं पे एसटी नहीं है, कहीं पे एसटी नहीं है। तो इनको जहां पर इनकी जनसंख्या जितनी होगी उसी के हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलता है। और फीमेल्स तो हर जगह होती ही होती हैं। तो वहां पर आपको मैं बता दूं कि 33% इसीलिए फिक्स है, लेकिन इनका फिक्स नहीं है क्योंकि एससी एसटी हर जगह नहीं है। तो जिन राज्यों में ज्यादा है वहां ज्यादा रिजर्वेशन, जहां कम है वहां पर कम, लेकिन वुमेन तो होती ही होती हैं, तो इसलिए 33%। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे राज्य जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है, महिलाओं को 50% आरक्षण। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है। जो आपकी पंचायत हैं वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो हर एक स्टेट अपने हिसाब से कानून बना सकता है। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो बेटा जी बिहार है, एक बच्चा मध्य प्रदेश है, और एक बेटा जी उत्तराखंड है। ये 3 राज्य आपके जहां पर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलता है पंचायतों में। क्या महिलाओं और एससी एसटी को नगर पालिकाओं में भी रिजर्वेशन है? क्या यहां पर भी रिजर्वेशन मिलता है नगर पालिकाओं में? जो दोनों में कॉमन है वो एक साथ बताती चली जाऊंगी मैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, इधर लिखेंगे दूसरे पेन से ताकि आपको साफ दिखे, हेडिंग दूंगी मैं रेड पेन से। नगर पालिका यानी जो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी, इसमें भी मिलता है आरक्षण, इसमें भी दिया गया है रिजर्वेशन, और ये दिया गया है आर्टिकल 243 का टी। किस किस को? सेम, एससी एसटी और फीमेल्स। यहां पर 50% नहीं है, यहां पर फीमेल्स को हर जगह 33% है, और इनको जनसंख्या के आधार पर। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका में 50% नहीं है, लेकिन पंचायत में है। तो ये आपका केवल क्या चेंज हुआ? आर्टिकल। केवल क्या चेंज हुआ? आर्टिकल। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बेटा समझ आया हो तो एक बार थम्स अप करें प्यारे प्यारे बच्चे। अगर यहां तक समझ में आया हो तो प्लीज एक बार यहां पर क्या करें, आप फटाफट से एक बार थम्स अप करें। हाँ निशांत, अभी बता रही हूं, थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, कार्यकाल भी बता रही हूं। क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। अब देखिएगा आर्टिकल 243 का ई, इसमें क्या है? इसमें है पंचायतों का कार्यकाल। टेन्योर ऑफ पंचायत्स, टेन्योर ऑफ पंचायत्स, और वो पता है कितना होता है? तो आप कहोगे कि मैम वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है बच्चा? लिखिएगा 5 years, 5 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 वर्ष पूर्व भंग किया जा सकता है? 5 वर्ष पूर्व भंग या विघटित, यानी कि डिसॉल्व, तो आप कहोगे हां, आप कहोगे बेटा जी हां किया जा सकता है।
अब मान लीजिए एक पंचायत है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारे से तरीके से आपको समझा रही हूं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पंचायत है और बेटा जी इसने कार्य किया बेटा 4 वर्ष और 6 माह, और फिर इसको क्या कर दिया, डिसॉल्व, इसको कर दिया भंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे वही आंसर कर पाएंगे। डिसॉल्व कर दिया। अब मुझे यह बताना कि नई पंचायत जो बनेगी, आपको बताना है नई पंचायत वो आपकी 5 इयर्स के लिए बनेगी या फिर रिमेनिंग टेन्योर के लिए बनेगी। रिमेनिंग टेन्योर यानी शेष कार्यकाल, ये बताना शेष कार्यकाल किसके लिए बनेगी। और फिर एक पंचायत है, इसका कार्यकाल कितना हुआ, केवल इसका कार्यकाल हुआ मैम, इसने काम किया 3 वर्ष, तो इसमें बताना कि जो नई पंचायत बनेगी वो 5 वर्ष या फिर शेष कार्यकाल। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर सही आंसर करते हैं। इस पंचायत का नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी। चलो देखते हैं कितने बच्चे यहां दिमाग लगाते हैं। देखो, पहली वाली कंडीशन में जो नई पंचायत बनेगी वो 5 साल के लिए, कारण क्योंकि मैम केवल 6 माह बचा है, क्योंकि केवल 6 माह और 6 महीने किस में लगते हैं, इतना टाइम तो मैम इलेक्शन में ही लगता है। यानी किसी पंचायत का कार्यकाल अगर 6 महीने या 6 महीने से कम बचा है और वो डिसॉल्व हो जाती है तो नई पंचायत 5 साल के लिए। लेकिन अगर यहां बात करें तो यहां मैम शेष कार्यकाल, यहां रिमेनिंग टेन्योर यानी कि 2 वर्ष के लिए बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां 6 महीने से ज्यादा का समय है, क्योंकि मैम यहां पर 2 महीने से ज्यादा का समय है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर जो पंचायत बनेगी वो 2 साल के लिए बनेगी, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का समय यहां पर है। ठीक है, और यहीं पे सेम लिख देना, नगर पालिका सेम, कार्यकाल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम। यहां तक समझ में आया तो थम्स अप करें एक बार, और फिर इससे आगे मैं आगे पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी। आर्टिकल, इसके लिए आर्टिकल रहेगा 243 का यू। अगर कोई नगरपालिका या पंचायत 6 माह से कम समय में डिसॉल्व होती है, 6 महीने पर डिसॉल्व होती है, तो प्यारे बच्चों तब यहां पर आपका जो नई पंचायत वो 5 साल, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का समय है तो फिर बेटा जी रिमेनिंग टेन्योर। तो नगर पालिका का सब कुछ सेम, केवल क्या चेंज होगा, आर्टिकल, यहां ई और यहां यू। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कल करते हैं प्यारे बच्चे यहां पर आगे की इसकी चीजें कि भाई ये काम क्या करती हैं। ठीक है, इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी कल। आज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।